Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh and today we are going to discuss our lecture 4 of Research Aptitude. इसके पहले हमने अपने तीनों लेक्चर्स में रिसर्च एप्टीट्यूड के टाइप्स, इसके बेसिक मीनिंग्स और उससे रिलेटेड उसके वेरिएबल्स को देखा था। और हम अपने इस लेक्चर में रिसर्च एप्टीट्यूड के इस यूनिट में शामिल कुछ ऐसे की टर्म्स को देखेंगे जो हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में या तो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं या तो वो इससे रिलेटेड डेफिनेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि वो हमें समझ ही में नहीं आते। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी रिफर्स टू वेदर और नॉट यू गेट द आंसर सेम आंसर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर समथिंग मोर देन वंस। इसका क्या मतलब हुआ? वेदर और नॉट यू गेट द सेम आंसर, मतलब जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड जब आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका आउटकम जो आता है वो हर बार एक ही आंसर आता है या अलग अलग आता है। ये होती है रिलायबिलिटी। जब आपका आंसर हर बार एक ही तरीके का मतलब सेम आता है तो आपका रिसर्च रिलायबल माना जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका रिसर्च रिलायबल नहीं माना जाता। In simple terms, research reliability is the degree to which research method produces stable and consistent result. जैसे मान लीजिए आपके पास एक थर्मामीटर है जिससे आपको अपने टेम्परेचर, फीवर आपको चेक करना है। तो जब आप थर्मामीटर का यूज़ करके अपने फीवर की डिग्री चेक करते हैं तो उस थर्मामीटर को हर बार आपका जितना टेम्परेचर है, जैसे 101, 102, जितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो हर बार समान आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि एक बार 101 डिग्री बता रहा है फिर दूसरी बार 103 डिग्री बताए। अगर ऐसा है तो वो आपका रिजल्ट एक्यूरेट आउटकम नहीं दे रहा है, मतलब वो आपका थर्मामीटर रिलायबल नहीं है, वो निगेटिव इम्पैक्ट आपके रिसर्च पे, आपके मेजरमेंट पे देगा। एग्जाम्पल के रूप में एक और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ट्रेन शेड्यूल एट अ पार्टिकुलर रेलवे स्टेशन। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकुलर स्टेशन है, उस पे आने वाली कोई सी ट्रेन का आपको टाइमिंग पता करनी है कि वो ट्रेन उस स्टेशन पे किस टाइम पे आती है, वो लेट आती है या अपने टाइम से आती है। तो आपको उसके लिए डाटा कलेक्ट करना होगा उस स्टेशन पे जाके। तो आप एक दिन जाते हैं और उस पार्टिकुलर टाइम पे आपने देखा कि वो ट्रेन 5 मिनट या 10 मिनट लेट है, और आप इसी बेसिस पे अपने रिसर्च में उसका आउटकम उसे लेट ट्रेन नहीं बता देंगे, बल्कि आपको कई दिन उस पर जाकर डाटा कलेक्ट करके फिर आपको अपना आउटकम रिप्रेजेंट करना होगा। वरना एक ही दिन जाएंगे, अगर वो 10 मिनट लेट है और आपने 10 मिनट लेट बता दिया और बाकी के टाइम ऐसा होता है, बाकी के दिन वो ट्रेन एकदम अपने शेड्यूल से आती है, तो आपका वो रिसर्च रिलायबल नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट है वो हर बार एग्जैक्ट सेम आना ही चाहिए, वो आपकी रिसर्च की रिलायबिलिटी बढ़ाता है। रिसर्च रिलायबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, मतलब हम रिलायबिलिटी को कई सारे कैटेगरी में क्लासिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे इस NTA नेट के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसे हमें यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिलायबिलिटी मतलब होता है कंसिस्टेंसी, मतलब आपका एक बार से ज़्यादा जितनी भी आप बार रिसर्च करें उसका आउटकम आपको सेम आना चाहिए, वो होता है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी refers to how accurately a method measures what it is intended to measure। मतलब किसी रिसर्च की वैलिडिटी क्या बताती है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका डायरेक्शन, उसका आउटकम कितना ज़्यादा एग्जैक्ट आपके उस रिजल्ट के नियर आ रहा है जो आप करना चाह रहे हैं वाकई में। मतलब ऐसा तो नहीं आपका जो आउटकम आ रहा है वो आपके जो मेन आपका गोल है उससे दूर आ रहा है, उसके आसपास भी नहीं आ रहा है, तब वो वैलिड नहीं माना जाएगा आपका रिसर्च। इफ़ रिसर्च हैज़ हाई क्वालिटी वैलिडिटी इट मीन्स इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स दैट करेस्पॉन्ड टू रियल प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेरिएशंस इन द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। अगर आपने जो रिसर्च किया है वो उसकी वैलिडिटी हाई क्वालिटी में है, मतलब उसकी वैलिडिटी ज़्यादा है, तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएशन फिजिकल या सोशल वर्ल्ड, कोई भी वर्ल्ड हो, किसी भी आप पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम या प्लेस में आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो वैसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा।
इफ़ ए मेथड इज़ नॉट रिलायबल इट प्रॉपरली इज़ नॉट वैलिड। मतलब अगर कोई रिसर्च है उसका आउटकम रिलायबल नहीं है तो वो उतना वैलिड भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर जिससे आप अपना टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं, वो अगर रिलायबल नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब वो जो भी आउटकम दे रहा है वो स्टेबल नहीं है, कभी 102 डिग्री दिखा रहा है कभी 103, तो वो वैलिड भी नहीं होगा। क्योंकि जब वो कंसिस्टेंट ही नहीं है इसका मतलब वो सही डिग्री नहीं दिखा रहा, वो अपने आप में ही इम्बैलेंस्ड है। मतलब किसी रिसर्च को वैलिड होने के लिए ज़रूरी है कि वो रिलायबल भी हो। However, a reliability on its own is not enough to ensure validity. लेकिन reliability जो है वो एकमात्र रीज़न नहीं है किसी रिसर्च के वैलिड होने का। मतलब ऐसा नहीं है अगर कोई रिसर्च है जो रिलायबल नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, मगर ये ज़रूरी नहीं कि उसको रिलायबल हो तो वो वैलिड भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। जिस मान लीजिए वो थर्मामीटर जिससे आप अपना टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं वो हर बार एक ही जैसे 102 डिग्री ही बता रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो सही एग्जैक्ट आपका डिग्री बता रहा है, आपका टेम्परेचर बता रहा है। नहीं, वो गलत भी हो सकता है आपका टेम्परेचर 99 डिग्री हो लेकिन वो बता रहा है 102 डिग्री, यानी वो वैलिड नहीं है। आई होप आपको इसमें समझ में आ रहा होगा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मतलब। रिलायबिलिटी मतलब होता है कंसिस्टेंसी, मतलब 2 बार से अधिक हर बार रिजल्ट सेम हो। वैलिडिटी मतलब होता है कि आप जो मेज़र करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट आ ही रहा है, आपका वही आंसर आ रहा है जो आप चाह रहे हैं, ये होता है वैलिडिटी। ये दोनों टर्म्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और अगर नहीं पूछे जाते तो इसके बेसिस पे आप बाकी सारी चीज़ों के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी वर्ड बना है क्रेडिट शब्द से, मतलब आपको कितने क्रेडिट मिले हैं, कितने ग्रेड्स आपको मिल रहे हैं, वो होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ रिसर्च अकाउंट इज बिलीवेबल एंड अप्रोप्रिएट विथ पर्टिकुलर रेफरेंस। मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी जितना ज़्यादा होगी आपका रिसर्च, आपका आउटकम उतना ज़्यादा बिलीवेबल, उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा। मतलब आपको उतने ज़्यादा ग्रेड्स मिल रहे हैं, आपकी जितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी। इट इज़ द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च। आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपका इन्फॉर्मेशन जो आपने उसमें मेंशन किया है उसका सोर्स क्या है, आप वो सोर्स जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्रेडिबल होगा, आपका रिसर्च उतना ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। द एक्यूरेट रेफरेंसेस इन रिसर्च इनहेंसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। मतलब आपने जो रिसर्च लिखा है, जो रिसर्च किया है, उसमें आपने जो भी डाटा कलेक्ट किए हैं, चाहे प्राइमरी डाटा हो चाहे सेकेंडरी डाटा हो। आई होप आपको सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा का फ़र्क मालूम होगा। अगर नहीं है तो प्राइमरी डाटा वो होता है जिस डाटा को हम अपनी उसी रिसर्च को करने के लिए कलेक्ट करते हैं। मतलब वो पहले से कहीं हमें मिलता नहीं है, हमें जाके सर्वे करके फील्ड में जाके काम करके उस डाटा को कलेक्ट करना होता है, वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो हमें पहले से ही उपस्थित मिल जाती है, बस हमें कहीं से उसको उठा लेना रहता है। कोई पहले अपने यूज़ के लिए उस डाटा को कलेक्ट किया रहता है, हमें बस वहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल देना रहता है, वो होता है सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा हमें बुक से, इंटरव्यू से, आर्टिकल से, कई सारी जगहों से मिल सकती है, वो होती है हमारी सेकेंडरी डाटा। तो आपका क्रेडिबिलिटी रिसर्च की इस डाटा से प्राइमरी सेकेंडरी डाटा पे भी डिपेंड करती है। अगर आपने अपने रिसर्च में पूरा सेकेंडरी डाटा ही उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया है, भले उसे आप क्रेडिट दिए हो ना दिए हो, रेफरेंस दिए हो ना दिए हो, तो आपका रिसर्च उतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं माना जाएगा। ऐसा भी नहीं कि आप अपने रिसर्च में बस प्राइमरी डाटा को ही शामिल करिए, आपको एक बैलेंस बना के चलना होता है। इट हैज़ टू बी ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ट्रेड ऑफ मतलब बैलेंस्ड, आपको प्राइमरी डाटा भी यूज़ करना है, सेकेंडरी डाटा भी यूज़ करना है, लेकिन उस हद तक जिससे आपका रिसर्च क्रेडिबल हो। और आप अगर प्राइमरी सेकेंडरी डाटा उठा रहे हैं तो आपको उसका रेफरेंस देना होगा कि आपने किस आर्टिकल से, किस राइटर के इंटरव्यूज़ और कहाँ से वो डाटा उठाया है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो प्लेगरिज्म के अंदर आता है। प्लेगरिज्म हमारा अगला की टर्म है और उसके बारे में हम अगली डिटेल में अगले स्लाइड में देखेंगे। तो क्रेडिबिलिटी बेसिकली यही होती है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितना ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, और वो जितना ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा प्लेगरिज्म। इट इज़ द एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएटिंग समबडी एल्स आइडियाज़, थॉट्स, पिक्चर्स, थ्योरीज, वर्ड्स और स्टोरीज एज योर ओन। मतलब प्लेगरिज्म ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार आया भी था।
प्लेगरिज्म मतलब होता है चोरी, चोरी इन रिसर्च, चोरी इन एकेडमिया। मतलब आप किसी और के आइडियाज़ को, थॉट्स को, जो उसने अपने लिए कलेक्ट किए थे, अपने रिसर्च में उसने मेंशन किए हैं, थीसिस में मेंशन किए, आर्टिकल में लिखा है, उसके आइडियाज़ को आप उसे बिना क्रेडिट दिए, मतलब मैंने यहाँ से इसको उठाया है, ऐसा बिना मेंशन किए अपनी आइडिया बताकर किसी के सामने पेश कर देते हैं, वो होता है प्लेगियरिज्म। Plagiarism is both an illegal and punishable act and is considered to be on the same level as stealing from other author who originally created it. ये रिसर्च में, एकेडमिया में प्लेगरिज्म एक पनिशेबल एक्ट है। अगर आपका प्लेगरिज्म प्रूव होता है तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। एंड इज कंसिडर्ड टू बी सेम लेवल एज स्टीलिंग फ्रॉम अनदर ऑथर हु ओरिजिनली क्रिएटेड इट। मतलब किसी और के ऑथर से चुरा के आपने वो आइडिया अपने में शामिल कर लिया बिना उसको क्रेडिट दिए। दिस इज कॉल्ड एज प्लेगरिज्म। नेक्स्ट टर्म हमारा आईबिड। इबिड इज द एब्रिविएशन ऑफ द लैटिन इबिडम मीनिंग द सेम। जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम देखते होंगे उसके जब चैप्टर यूनिट ख़त्म हो जाती है उसके पीछे 1 या 2 पेज पे ऐसे कई सारे रेफरेंसेस दिए गए रहते हैं कि यानी वो लाइन, वो चीज़ जो ऑथर ने उठाई है कहाँ से उठाई है उसका रेफरेंस दिया होता है। तो इट रेफर्स टू द सेम ऑथर एंड सोर्स, एग्जाम्पल बुक एंड जर्नल इन द इमीडिएटली प्रेसिडिंग रेफरेंस। जब हम वो पेज देखते हैं रेफरेंस वाली, तो जैसे मान लीजिए एक लाइन उन्होंने पॉइंट 1 करके लिखा है कि ये लाइन मैंने यहाँ से उठाई है, जिसमें वो बुक का नाम या रिसर्च आर्टिकल का नाम और बुक का नाम, प्लेस, टाइम, पब्लिशिंग कंपनी आदि लिखी हुई होती हैं। जब उसके नीचे नंबर 2 पे जो भी लाइन लिखी गई है सेम उसी बुक से, उसी ऑथर से ली गई होती है, तो वहाँ हम वो सारा फिर से एज अ सेम ना उतार करके हम इबिड लिख देते हैं। मतलब ये रेफरेंस का जो लोकेशन है वो सेम एग्जैक्ट हमने अपने पहले वाले से ही रिलेटेड वहीं से उठाया है। ये होता है इबिड का मतलब ये एक शॉर्टकट होता है कि हम नंबर 1 पे जो लिखे हैं वो नंबर 2 पे भी ना लिखे, बस एज इट इज़ वही उतार दिया है, मतलब सेम रेफरेंस वही है। ये होता है इबिड। अब नेक्स्ट टर्म हमारा वेस्टहैंड। वेस्टहैंड मीन्स अ सिस्टमेटिक इंटरप्रेटिव प्रोसेस इन विच एन आउटसाइड ऑब्जर्वर ऑफ अ कल्चर अटेम्प्ट्स टू रिलेट इट एंड अंडरस्टैंड अदर्स। वेस्टर्न ये पिछले साल पूछा गया था, पिछले साल 2019 में। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इंटरप्रेटिव प्रोसेस, मतलब एक सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो करने का एक प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस में एक आउटसाइडर ऑब्जर्वर ऑफ अ कल्चर अटेम्प्ट्स टू रिलेट टू इट, अंडरस्टैंड इट। मतलब वे बेसिकली एक क्वालिटेटिव मेथड होता है जिसमें कोई आउटसाइड का, एक बाहरी इंसान दूसरे कल्चर में घुस के उस कल्चर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है जिस कल्चर से वो बिलोंग नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक दूसरे कम्युनिटी का आदमी है, मान लीजिए एक हिंदू कम्युनिटी का आदमी है, वो मुस्लिम कल्चर्स को समझना चाह रहा है, उसको ऑब्जर्व करना चाह रहा है कि इनका कल्चर कैसे हमारे कल्चर से डिफरेंट है, तो वो उनमें शामिल होके उनके कल्चर को ऑब्जर्व करेगा। वेस्टहैंड रफली ट्रांसलेट टू मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग और पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स, मतलब आप उस कल्चर में घुस के आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जिस कल्चर से आप बिलोंग नहीं करते। तो वो जो सारी चीज़ें डाटा पाएगा, कलेक्ट करेगा, उससे आप जाके रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारा कल्चर उनके कल्चर से कैसे डिफरेंट है। ये होता है वेस्टहैंड का मतलब, एक बाहरी व्यक्ति क्वालिटेटिव मेथड और एक दूसरे कल्चर में जाके उस कल्चर को ऑब्जर्व करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेस्टहैंड। नेक्स्ट है हमारा एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिस्ट क्लेम दैट सेंसिंग एक्सपीरियंसेस इज द अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट इन आवर नॉलेज। एम्पेरिसिज्म मतलब होता है हमारे सेंसेस ऑफ बॉडी, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज गैदर करते हैं, बस वही ट्रू नॉलेज होते हैं। बाकी लॉजिकल पे डिपेंड, बाकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, वो सारी नॉलेज ट्रू नॉलेज नहीं होते। दिस इज कॉल्ड एम्पेरिसिज्म। नेक्स्ट है हमारा रेशनलिज्म। रेशनलिज्म होता है एग्जैक्टली एम्पेरिसिज्म का अपोजिट। रेशनलिज्म टेंड्स टू बिलीव दैट लॉजिक एंड रीजन एज द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। माइंड इज गिवन द अथॉरिटी ओवर सेंसेज। जैसे एम्पेरिसिज्म में था, जो हम अपनी बॉडी से, जो अपने सेंसेस से हम नॉलेज गैदर करते थे उसको एक्यूरेट मानते थे। ठीक इसके अपोजिट रेशनलिज्म मानता है कि कोई बात के पीछे लॉजिक होनी चाहिए, ना कि हमारे बॉडी सेंसेस ऑफ बॉडी से रिलेटेड नॉलेज की एक्यूरेट होता है, बल्कि उसमें लॉजिक, उसमें माइंड का यूज़ करना, आइडिया को ये प्रेफरेंस देता है। दिस इज कॉल्ड रेशनलिज्म। नेक्स्ट है हमारा टर्म मैनिपुलेशन।
मैनिपुलेशन मतलब बेसिकली होता है कंट्रोल करना, किसी को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना, उसको ज़्यादा या कम करना। इट रिफर्स टू अ डेलिबरेट ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द रिसर्चर इन विच रिसर्चर कंट्रोल्स वन वेरिएबल अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे। मैनिपुलेशन वर्ड बेसिकली बना है मैनिपुलेट वर्ड से। मैनिपुलेट मतलब आप अपने नॉर्मल रियल लाइफ में भी यूज़ करते होंगे। मैनिपुलेट जैसे मुझे मैनिपुलेट मत करो ये काम करने के लिए, मतलब मुझे विवश मत करो किसी काम को करने के लिए, वरना ये मेरे या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा नॉर्मल लाइफ में हम बोलते हैं। तो मैनिपुलेशन मतलब यही होता है किसी को उसके ना चाहते हुए भी अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करना। ऐसा मैनिपुलेशन का बेसिकली ज़्यादातर यूज हम अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, जिसके आउटकम को पाने के लिए हम किसी वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं और दूसरे वेरिएबल पे उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। जैसे हमने अपने पुराने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर कोई रिसर्चर है जिसे फील्ड की फर्टिलाइजेशन देखने की कौन सी फील्ड ज़्यादा अच्छी है उसके प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, तो वो दोनों फील्ड में अलग अलग टाइम पे एक ही प्लांट को लगाता है और ये देखना चाहता है कि कौन सा फील्ड ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा सूटेबल है उसके प्लांट को लगाने के लिए। तो उसमें और बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, अब मान लो किसी फील्ड पे ज़्यादा धूप पड़ रही है या उस पर ज़्यादा वाटरिंग आ रहा है, ज़्यादा पानी उसको मिल रही है, तो वो तो आपके रिसर्च को इम्पैक्ट कर देगा ना, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा पानी पड़ेगा तो वो प्लांट ज़्यादा ग्रोथ कर देगा दूसरे वाले फील्ड के प्लांट से, भले ही वो फील्ड ज़्यादा अच्छी हो। तो इसमें हमें मैनिपुलेशन के तौर पे उसके टेम्परेचर, उसमें वाटरिंग, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, यानी कुछ वेरिएबल्स को हमें कंट्रोल करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा अपने रिसर्च को एक्यूरेट आउटकम लाने के लिए। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेशन। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये थे हमारे कुछ कीवर्ड्स जो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और अगर नहीं पूछे जा सकते हैं तो ये इनके ऐसे कीवर्ड्स हैं कि इनका आंसर, इनका मीनिंग जाने बिना हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कई सारे डिफिनेशंस होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अपनी एक्यूरेट समझ में नहीं आएगी, इसलिए ज़रूरी था पढ़ना। और ये हमने सारे कीवर्ड्स इस लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अब हमें आगे इसको रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके डिफिनेशंस हमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेजर्स ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो तब तक के लिए थैंक यू।